अक्सर ये समस्या देखने को मिली है और सभी केसेस में देखने को मिली है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, यह डिस्प्यूट जब दोनों का अराइज हुआ जब कोर्ट में पहुंच जाता है, तो दोनों ही पक्ष, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर जो उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो दोनों ही प्रयास करते हैं कि हम अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम से कम उसमें शो करें, जिससे कि हमें पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, या पत्नी को भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो कम से कम इसलिए दिखाते हैं कि ताकि उससे जो हस्बैंड से उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बतौर एलिमनी या बतौर मेंटेनेंस के रूप में उससे हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। ऐसी ही एक घटना है जो कि एक हमारा एक कंटेस्ट है जो कि रियल में अभी हमने फाइल किया हुआ है, और हो सकता है ऐसे ही तथ्य और ऐसे ही फैक्ट आपकी भी समस्या से जुड़े हों जो उनसे काफ़ी हद तक रिलेवेंट हो, जिससे आप उसमें उसका भी कंपैरेटिव करके आप उसका भी आंसर प्राप्त कर सकें। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी ही जानकारी का लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि जब किसी परिवार में हस्बैंड एंड वाइफ में जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो दोनों ही पक्ष अपनी सैलरी को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को छिपाना चाहते हैं, लेकिन वो छिपा के कैसे ले जाएं, कैसे कंट्रोल करें, ये यहाँ तक उनको नहीं क्लियर हो पाता है। मामला सामने जो भी लेटेस्ट में आया हुआ है हमारे सामने, और इसके पीछे इससे पहले भी कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि हमारे जो वाइफ है वो वर्किंग में है, लेकिन हमारे पास कोई भी उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई हमारे पास लीगल उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हम प्रूफ कर सकें कि हमारी जो पत्नी है वो वर्किंग में है, वो सच एंड सच हाईली अमाउंट वो अर्न कर रही है, जिससे उसको मेंटेनेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल मात्र और मात्र हस्बैंड और या उसके परिवार वालों को शोषण करने के लिए उसने केवल मुकदमा किया है। कहीं हद तक बात उनकी भी सही है कि क्या इस परिस्थिति में भी क्या कोई लीगल रेमेडी, क्या लीगल ऑप्शन कोई अवेलेबल है। बात मैं इसी पे करूँगा कि किस तरीके से अपनी जो पत्नी के द्वारा जो लीगल फॉर्मेलिटी जो प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसने आपसे बतौर मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि हमारा जो फैक्ट निकल के सामने आता है, जो कि मेरी एक केस में हमने जो केस फाइल किया उनको मैंने एडवाइस किया किस तरीके से आप अपने रास्ते से निकल सकते हैं। उसमें लड़का जो था वो 1.5 लाख रुपए कमाता था और उसकी जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब थी, लेकिन इसके साथ में जो पत्नी थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी। लेकिन पत्नी ने अपने एफिडेविट में, जो कि नेहा बनाम रजनीश के अंतर्गत जो प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उन्होंने लिखा, अपनी एजुकेशन लिखी कि मेरी एजुकेशन बीए है, और उसके साथ में उन्होंने लिखा कि, और इसके साथ उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि मेरी जो जॉब है वो पोस्ट ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ, और इसके साथ में मेरे इसमें 5,000 रुपये की मुझे उससे आमदनी होती है, यानी कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम केवल 5,000 रुपये है। तो ये आपको ये भी प्रिज्यूम हर व्यक्ति कर सकता है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर में 5,000 रुपये की सैलरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आमतौर पे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है और ये कोर्ट भी अनुमान लगा सकती है कि जो एक मजदूर होता है जिसकी दिहाड़ी बेसिस पे जो काम करते हैं मजदूर, वो भी महीने में 6,000 रुपये आसानी से कमा लेता है। और इसके उपरित आप तो पढ़ी लिखी हैं और इसके साथ में आप जो पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर में आप काम करती हैं और उसमें भी वहाँ से आपको 5,000 रुपये मिले, ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इस स्थिति में ये अगर जो फैक्ट अगर सामने निकल के आते हैं तो आप अपने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय को ये अवगत कराएं, ये उनको ये जानकारी में लाएं कि किस तरीके से क्या गलत एफिडेविट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। और माननीय न्यायालय ने अगर जो ये देखा, क्योंकि अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें अगर जो झूठ अगर कुछ लिखा जाए तो चल सकता है, लेकिन अगर जो पूरा ही झूठ लिखें, ये माननीय न्यायालय भी अनुमान लगा सकती है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी भी व्यक्ति की 5,000 रुपये सैलरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसके स्थान पे आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके के फैक्ट को मेंशन करते हुए उन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया है, और झूठे एफिडेविट के ग्राउंड पे आप उनको माननीय न्यायालय से आप प्रेयर करें कि इनके एफिडेविट को, इनके जो रिप्लिकेशन या इनका जो रिप्लाई आया हुआ है, या उनका जो वाद है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, या जो प्रार्थना पत्र में जो और भी एफिडेविट फाइल की, उनको समुचित मय व्यय के मय हर्जे खर्चे के साथ उसको निरस्त कर दिया जाए। हाँ, इस बात और है, अगर झूठे एफिडेविट की जो पनिशमेंट है, जो प्रोविज़न है, वो अलग मेंशन है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यहाँ तक मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस तरीके के झूठे एफिडेविट अगर जो आपके सामने निकल के सामने आते हैं, आपकी पत्नी ने जो इस तरीके से झूठे एफिडेविट अगर जो फाइल किए हैं, तो माननीय न्यायालय के सामने आपको संज्ञान में लाना होगा, और माननीय न्यायालय भी ये विचार करेगी कि किस परिस्थिति में, किस आधार पे, कैसे उन जो महिलाओं की जो
वर्किंग हैं और उनकी आय की इनकम क्या है और कितनी है। और साथ में माननीय न्यायालय अगर जो संतुष्ट हो जाती है, बिल्कुल संतुष्ट होगी अगर जो इस तरीके के फैक्ट अगर जो आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ में जो हमारे केसेस में हुआ था कि माननीय न्यायालय ने पत्नी से उनको ये सख्त चेतावनी दी कि इस तरीके से झूठा एफिडेविट आपने क्यों फाइल किया, और इसके साथ में अगर जो आपने ये 5,000 रुपये अगर जो आपने लिखा हुआ है तो इसकी आपने सैलरी स्लिप क्यों नहीं दाखिल की। हाँ, अगर सैलरी स्लिप आप दाखिल करती तो हाँ हम मान लेते कि आपकी सैलरी की जो इनकम है वो 5,000 रुपये है। इट मीन्स आपने उक्त वाद में जो सैलरी स्लिप ना दाखिल करके आपने माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो अलग चल सकती है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना अति आवश्यक है कि अगर इस तरीके से अगर जो गोलमोल तरीके से अगर जो पत्नी के द्वारा गलत एफिडेविट फाइल किया गया तो आपको अपने रिप्लाई में अपने जो जवाब देने का जो आपको मौका मिला उस जवाब देने में उसको आपको इस बात पे जरूर फोकस करना है कि जो पत्नी की जो इनकम है वो 5,000 रुपये, लेकिन 5,000 रुपये की कोई भी सैलरी स्लिप दाखिल नहीं किया है। किस आधार पे प्रिज्यूम कर लिया जाए कि जो पब्लिक सेक्टर में जो काम करता है उसकी जो इनकम है वो 5,000 रुपये है। और जैसा कि जो मुकदमा जो वाद मैंने प्रस्तुत किया था कि इस तरीके की जो घटना सामने निकल के आई थी, पत्नी के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था वो झूठा पाया गया और साथ में कोर्ट ने पत्नी को ये चेतावनी दिया कि इसमें आप सैलरी स्लिप दाखिल करें, अन्यथा जो भी रिप्लाई पति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसी को सही मानते हुए उक्त वाद में माननीय न्यायालय जो पति के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है उसी के आधार पर निर्णय पारित कर देगी, जिसमें आपके पास कोई भी ये उपयुक्त फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप अपनी जो सैलरी स्लिप है वो कहाँ से डिस्क्लोज करें। आपका इरादा अगर जो बिल्कुल सही था, आपका अगर जो वाद अगर जो आपने प्रस्तुत किया है, आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें आपने सैलरी स्लिप दाखिल नहीं किया है तो इट मीन्स आपने कोर्ट को चीटिंग करने का प्रयास किया। इसी के साथ में आपको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि उक्त वाद में आपकी जो अपनी सैलरी स्लिप है उसको सच एंड सच अगली डेट तक आप उसमें दाखिल करें। अगर जो आप दाखिल नहीं करेंगे तो उसके अभाव में आके जो माननीय न्यायालय को जो उचित प्रतीत होगा वो निर्णय पारित कर दिया जाएगा। तो ये आज के जो फैक्ट हैं, जो आज के तरीके हैं, अगर जो आपको लगता है कि ऐसी ही घटना आपके साथ भी घटित हुई है या ऐसे जो फैक्ट जो आपके साथ भी रिलेवेंट है तो इस तरीके से ऑप्शन आप अडॉप्ट करके आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप उनको संज्ञान में ला सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है। आशा करता हूँ आपको इसकी जानकारी मिली होगी और आपको समझ में भी ज़रूर आई होगी। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करते हुए। और अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।